नमस्कार, डीडी न्यूज पर इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मेरा मोबाइल, मेरा बैंक और मेरा बटुआ। सवाल आपके, जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के। 8 नवंबर रात 8 बजे जब 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया, उसके बाद पूरे देश में इस एक मुद्दे के आसपास अनगिनत सवाल चर्चा का विषय बन गए। बैंकों के बाहर कतारें लग गईं। कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, इसकी सीमा तय कर गई। इसके बाद एक के बाद कई ऐसे कदम उठाए गए जो सरकार और आरबीआई की तरफ से उठाए गए। तब से आम जनता के जहन में कई सवाल उठे। सवाल ये कि वो अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो कैसे करें, कैसे अपने बिलों का भुगतान करें, कैसे अपने ड्राइवर और घर पर काम करने वालों को तनख्वाह दें। ये सवाल लाजमी है, पर इसका एक आसान सा सीधा सा जवाब है आपका मोबाइल फोन। वो फोन, चाहे वो आपका बजट फोन हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो, वो इस वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है या फिर ये साबित हो सकता है मददगार आपका ये जो स्मार्टफोन है। मैं हूं अजय मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी साई वेंकटरमन मेडुला। Well, thank you, Ajay. If you have to participate in this, basically the show, there is a toll-free number that is 1-800-111234. And if you have to participate on Twitter, you just have to say hashtag cashless economy. Gmail ID also is available for you to mail your questions. That is economytoday.ddnews@gmail.com. But then we are talking about this special show, the economy, the related to the economy as well. And then we are moving towards this less cash society. So basically, when this decision has been made, it is pretty much evident for us that with one single shot, we've killed two birds. That's what government has done. One is basically to corner and fix them up, the black money holders. And the second one, and the most important one, is to moving towards the less cash society. But then we have many questions as well. People with mobile phones, the smartphones have got questions. People without mobile phones, who also have some questions. People with feature phones have some questions. People just having debit cards have some questions. And of course, we also have many questions as well. So we will be answering all those questions with the eminent personalities. Those are present in our studio at this moment. So I'll be taking the privilege to introduce those guests as well. Two guests. One is the founder and the chief executive officer of the pioneering e-wallet company Paytm, Mr. Vijay Shekhar Sharma. Mr. Vijay Sharma, thank you very much for coming to our studio to participate in this special show. We also be joined by our another guest, the Chief Executive Officer, very soon over here of Niti Aayog. We'll be introducing them as well. But then there are certain questions which apparently we have, the basic and important questions which we have. And Ajay will be giving those questions to you at this moment. To you, Ajay. जी वेंकट, बहुत सारे सवाल, जो एक कॉमन सवाल जो इस पूरी कवायद से उठ रहा है, और बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल हैं कि जो विमुद्रीकरण किया गया है उसके बाद ये जो फैसला लिया गया, तो जो लेस कैश इकोनॉमी या फिर जो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं उससे जनता को क्या फायदा है, ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये जो मोबाइल या फिर डिजिटल तरीके से आप लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या सरकार इसे इंसेंटिवाइज करने जा रही है, क्या इसको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल, यानी अगला सवाल, ये बहुत ही कॉमन सवाल जो हमें ट्वीट के जरिए या फिर फोन के जरिए लोग पूछ रहे हैं। ये तीसरा सवाल कि जो पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल जो है, उसके जरिए जो आप लेन देन कर रहे हैं, कब तक ये देश के रिमोट एरियाज में, दूर दराज के इलाकों में पहुंचेगा, कितने दिनों में देश के छोटे व्यापारी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक सवाल और भी लगातार पूछा जा रहा है कि जब आप कार्ड और इंटरनेट से लेन देन करते हैं तो सुरक्षित कितना है, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, और इंटरनेट के माध्यम से जो लेन देन है वो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत डर है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में दोनों ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार फिर से बता दें, पेटीएम के हेड विजय शेखर शर्मा, एक जाना माना नाम, किसी परिचय की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से स्वागत। और सीईओ नीति आयोग अमिताभ कांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि बहुत ही इंटरेक्टिव है। हम लोगों के सवाल लेंगे ट्वीट के जरिए, जीमेल के जरिए, फोन लाइन के जरिए, और कुछ सवाल हमें लोगों ने सीधे पूछे हैं। आइए सीधे चलते हैं, भोपाल से पहला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि सीताराम जी क्या कुछ जानना चाह रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। आइए देखते हैं। चलिए, इससे पहले कि वो सवाल हम तक पहुंचे, अमिताभ कांत जी, अगर सवाल आपसे ही शुरू किया, जो पहला बड़ा सवाल था कि ये जो मूव लिया गया, ये डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया हम बनाने जा रहे हैं, उससे इकोनॉमी को, आम लोगों को फायदा क्या होने जा रहा है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा देश है जहां 86% कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। जब कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके साथ ब्लैक मनी आता है, उसके साथ काउंटरफीट होता है, उसके साथ टेररिज्म के
की फंडिंग होती है चीज़ों की। हमें अपनी देश को एक लेस कैश इकोनॉमी और डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी की तरफ ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में केवल कैश इकोनॉमी की वजह से केवल 1% लोग टैक्स देते हैं हिंदुस्तान में। हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, केवल 1.23 मिलियन लोग टैक्स देते हैं। तो इसको फॉर्मलाइजेशन में ले जाना ज़रूरी है। और डीमोनेटाइजेशन से क्या होता है कि अभी जो आप देख रहे हैं, जो पैसा लोगों का कुछ वाइट पैसा है, कुछ लोगों का ब्लैक पैसा है, ये पैसा आता है बैंक में, तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ती है। जो लोगों का जो वाइट पैसा है वो लोगों के पास वापस जाता है, रीमोनेटाइज होता है क्योंकि इकोनॉमी चलती है। जो ब्लैक का पैसा है वो वाइट में कन्वर्ट होता है जब यहाँ आया, कुछ परसेंटेज जो वाइट में कन्वर्ट हो गया, उससे बैंक की लिक्विडिटी बढ़ी, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम होगा और आगे चल के बैंक्स का पोजीशन स्ट्रेंथन होगा और इससे मैक्रो इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन रेट कम होगा और टैक्स रेट कम होगा। तो आप एक नए इक्विलिब्रियम पर पहुंचिएगा इकोनॉमी में। हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नहीं है। जब आपकी बैंक स्ट्रेंथन हो जाएंगे, जब आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, तो आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग कर पाइएगा देश में। तो डीमोनेटाइजेशन से एक साथ आप कई चीजें कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सेक्टर में। बैंक्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट कम करिएगा, टैक्स रेट कम करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग को बढ़ाइएगा। ये मैक्रो इकोनॉमी को बहुत चीजें करेगा, पर जो मेन चीज जो करेगा वो हमारे देश में डिजिटाइजेशन और डिजिटल पेमेंट को पुश करेगा और ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत एक एफिशिएंट इकोनॉमी में कन्वर्ट करेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी थ्रू डिजिटल पेमेंट इज द क्रक्स। तो आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी इकोनॉमी में। विजय जी, आप क्या मानते हैं, इसका क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में? देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ दर्द हुआ है लोगों को। कुछ लोगों को ज़रूर कुछ समस्याएं आई हैं क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए खूब सारी करेंसी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी किसी भी इतिहास गवाह इस बात का कि कभी भी अगर हमने अपने देश को, अपने समाज को, अपने आप को, अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है तो पेन के थ्रू हमें ज़रूर गुजरना पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो शॉर्ट टर्म में हम जो पेनफुल जर्नी देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म में, जैसा कि अमिताभ जी ने बताया, एक देश को डिजिटल दुनिया में आगे ले जाएगा, देश को इकोनॉमिक सेंस में आगे ले जाएगा और हमारा जो 14% जिन्हें हमने कहा डिजिटल इकोनॉमी है और 86% इकोनॉमी कैश में चल रही है, ये एक डिफरेंट नॉर्म पे आ जाएगी। तो भारत का जो दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा वो ऊंचे देश, वो उन देशों में आएगा जहां पे कि हम डेवलप्ड होके आगे जाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सच में 21वीं सदी वाला कदम है। ये देखिए, ये बात सही है कि अभी कैश नहीं होने के कारण लोगों को अपनी अपनी कुछ कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन ये बात ज्यादा जरूरी है सोचने के लिए कि इस टाइम का जो हम काम कर रहे हैं ये ऐतिहासिक कदम होगा और देश में जिस तरीके से तेजी से डिजिटाइजेशन हो रहा है, ना सिर्फ हमने बात करी पेमेंट्स में हो रहा है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। वो लोग जिनके बैंक अकाउंट नहीं खुल रहे थे या वो खोल नहीं पा रहे थे या वो वेट कर रहे थे कि क्या कारण है, आज वो जनधन अकाउंट, आज वो बैंक अकाउंट खोल पा रहे हैं, खोल रहे हैं और तेजी से खोल रहे हैं। तो एक जो देश में हम कहते हैं ना कि देखिए, इस देश के बारे में कहा जाता है कि एक इकोनॉमी जो हम सब लोग साइज जानते हैं और कहा जाता है कि करीब करीब उसी साइज की एक इकोनॉमी पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है जिसके बारे में पता नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो देश की वो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी भी है सरप्राइजिंगली। चलिए, हमारे साथ पहले दर्शक रियासत खान साहब आगरा से जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। रियासत जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मुझे 1500 या 2000 रुपए किसी को देने हैं तो वो किस तरीके से दूंगा? ओहो, किस तरीके से देंगे? किस तरीके से देंगे? बिल्कुल, ऐसा है कि जी सर, ये एक ब्रोशर मैं दिखा रहा हूँ जो जिसका नाम है माई मोबाइल, माई बैंक,
जी सर। माई वॉलेट। तो आपका जो मोबाइल है, जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में मैं 5 डिजिटल के तरीके हैं जिससे मैं पेमेंट कर सकता हूं। ये मेरा बैंक भी बन जाता है, ये मेरा वॉलेट भी बन जाता है। पहला तो तरीका है कि आप लोग, बहुत लोगों के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक्स प्रीपेड कार्ड देते हैं। आप लोग जो डेबिट कार्ड करते हैं वो केवल एटीएम में जाते हैं और पैसे विड्रॉ करते हैं, वो मत करिए। डेबिट कार्ड को आप उपयोग कीजिए कि हर जो भी चीज़ खरीदें, छोटे छोटे मर्चेंट जहां भी जाते हैं, डेबिट कार्ड को आप उपयोग कीजिए। दूसरा है कि अपने बैंक में एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जी सर, यूपीआई सादा फोन से है, जी सर, सादा फोन से सर, नहीं, सादे फोन मैं से कैसे बताता हो सकता हूँ, है? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यूपीआई को डाउनलोड कीजिए। जी सर। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपके पास अगर जीएसएम फोन है तो उस पे आप यूएसएसडी को डाउनलोड कर लीजिए। यूएसएसडी कहते हैं, आप अपने फोन पर *99# को डायल करिए और *99# के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और उसको अंग्रेजी में यूएसएसडी कहते हैं। जो तीसरा तरीका है वो जी आप, सर, हमको ये कैसे मालूम हुआ कि हम कौन से अकाउंट में देने सर? वो बहुत ही सादा तरीका है कि आप, जी सर। ये मैं आपको ब्रोशर दिखाता हूं और जी सर। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप यूएसएसडी का पेमेंट करते हैं। और सर, मेरी इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी वो दिखाने की कोशिश तो करें मैं exactly जो आप आपको कह ये रहे हैं। दे देता हूं, और ये जो मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ, और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लगातार दिखाएं, रियासत जी, जिसमें स्टेप जी सर, बाय जी सर। स्टेप रियासत कदम। जी, जो कान साहब ये कह रहे हैं वो आप मेरा पूरा प्रोग्राम देखिए। आप ये 6:30 से 7:30 तक प्लीज टेलीविजन के सामने बैठ जाइए। एग्जैक्टली हम वही करने जा रहे हैं जो 5 तरीके खान साहब बता रहे हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। आप पूरा प्रोग्राम देख और ये लीजिए, पूरा आपको ग्राफ, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और ये कदम, जी सर। हर कदम क्या, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है यूएसएसडी में, वो आप करिए और उसके थ्रू आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो आपके पास एक तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो आप यूज करिए यूएसएसडी को। और तीसरी चीज जो है कि आप अभी स्मार्टफोन से आधार इनेबल्ड पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार तो जरूर होगा, और अगर आधार नंबर है और आपका अंगूठा है तो आप उसके थ्रू 3 कदम में सारा पेमेंट कर सकते हैं। और चौथी चीज जो है वो मैंने डेबिट क्रेडिट कार्ड का बताया। तो डेबिट कार्ड बताया मैंने आपको, क्रेडिट कार्ड बताया, प्रीपेड कार्ड बताया, यूपीआई बताया, और यूएसएसडी बताया, और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बताया, जो बहुत ही 3 कदम में है। और 5वीं चीज जो है कि आप वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और वॉलेट्स, बहुत सारे वॉलेट हैं। विजय शेखर शर्मा जी का पेटीएम है, किसी का मोबीक्विक है, किसी का ऑक्सीजन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बड़ी है, और कई सारे बैंक्स के अपने अपने वॉलेट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विजय शेखर शर्मा जी का पेटीएम उपयोग करिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई भी वॉलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छा वॉलेट आपको लगे, जो सबसे एफिशिएंट वॉलेट लगे, आप उसमें अपने डेबिट कार्ड से या अपने अकाउंट से उसमें पैसे डालिए और वॉलेट से धड़ाधड़ आप पेमेंट करते जाइए। तो हमें यह देखना है कि अगर आपको कैश चाहिए तो कैश ना उपयोग करिए। अगर आप कैश में वापस चले जाइएगा तो दोबारा ब्लैक इकोनॉमी आप ले आइएगा देश में। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अपने आसपास 25-30 लोगों को और सिखाइए और पढ़ाइए
और इन लोगों को ये 5 तरीके से सिखाइए, और अगर आप सिखा देते हैं तो इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी और आपके जैसे लोग हमारे देश में के बहुत बड़े चेंज एजेंट बनेंगे, और इसलिए आपका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। जी चलिए, बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके जो सवाल हैं हम तक पहुंच चुके हैं, उन पर हम आते हैं और आइए देखते हैं कि भोपाल से जो सीताराम जी हैं वो क्या इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं। हम प्ले कर सकते हैं उनका सवाल प्लीज। चलिए ठीक है। अब बहुत सारे लोग ट्वीट के जरिए हमसे सवाल कर रहे हैं। विजय, अगर जो खान साहब ने बात की कि आप कैश में मत जाइए जी, और कैश में चलिए, अब सीताराम जी का सवाल कर लेते हैं। ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है इसलिए इस तरह के जो सवाल है ये देखिए। अपने मोबाइल के नंबर किसी को बता दिए, सवारी को बता दिए, और फिर उन्हें मेरे मोबाइल में से, मेरे खाते में से कोई पैसे कोई निकाल तो नहीं लेगा, इसमें कोई वो तो नहीं होगा नुकसान मेरा? केवल मोबाइल का नंबर बता रहे हैं तो क्या उनको डर है कि कोई पैसे तो नहीं निकाल लेगा? देखिए, आपका पैसा जब बैंक अकाउंट में होता है तो आपका बैंक अकाउंट नंबर मिलता है, जब आपका पैसा मोबाइल में होता है तो आपका मोबाइल नंबर मिलता है। तो आप ये मानिए कि जैसे बैंक के खाते में पैसे सुरक्षित होते हैं, ऐसे ही बैंक के खाते की सुरक्षा आपके मोबाइल के अंदर रखे हुए पैसे के ऊपर है। मोबाइल का कोई भी पेमेंट सिस्टम इस देश में ऐसा नहीं है जो कि आरबीआई द्वारा परमिटेड नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड द्वारा प्रतिपादित नहीं है, जारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे पैसे उतने ही सुरक्षित हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में है। आपको जब ओटीपी कॉल आता है, देखिए एक बात मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर कोई फोन कॉल आए, कभी भी आपके पास किसी तरह की फोन कॉल कहे कि मैं इस बैंक से कॉल कर रहा हूं, आपका अकाउंट रुक गया है, हमने एक पासवर्ड भेजा है, वो बताएं। कभी किसी को फोन पे पासवर्ड नहीं बताएं, कभी भी किसी को फोन पे पासवर्ड नहीं बताएं। वो जब आ रहा है, जब आप खुद यूज कर रहे हैं उसी के लिए यूज करें, और बाकी टाइम पे अगर आपके पास पासवर्ड आ भी जाता है तो कोई आदमी आपके पैसे ट्राई कर रहा है, आप बिल्कुल किसी को ना बताएं। तो अगर आप ये रखेंगे तो कोई पैसा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास चेकबुक है तो चेक पे साइन तब तक ना करें जब तक आपको पैसे खुद नहीं चाहिए। अगर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि चेक पे साइन करके आप छोड़ दें और किसी को दे दें तो आप कहोगे मेरे पैसे कहां चले गए। तो मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, सिग्नेचर, बिल्कुल ऐसे ही बात है। और अगर आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं तो शायद जो आपको पिन मिलता है वो नंबर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी देखिए पीछे से कोई देख ना रहा हो। बिल्कुल, जब भी कभी आप एटीएम पे भी अगर आप पिन डाल रहे हैं और आपने अगर मान लेते हैं किसी दुकान पे जाके एटीएम को यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो जो पिन है वो सब आपका पासवर्ड है। देखिए, मोबाइल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका जो सिग्नेचर होता है वो आपका पिन, ओटीपी, जो डिजिट पासवर्ड डालते हैं वो होता है। आप इसको किसी को नहीं देते ना, आप किसी चेकबुक पे साइन ऐसे ही नहीं करते ना, तो ऐसे ही अपना वो पासवर्ड किसी को ना दें। कोई फोन कॉल पे कहे कि हम जी आपको इस फलाना बैंक से कॉल कर रहे हैं, हमने आपको पासवर्ड भेजा है, आप हमें बताइए क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। नहीं, कोई ऐसे कभी नहीं करेगा। कोई बैंक कभी आपको फोन पे कॉल करके ये बात नहीं बोलेगी, आप कभी फोन बैंकिंग या किसी भी चीज का पासवर्ड फोन पे नहीं शेयर करेंगे। बाकी ये उतना ही सुरक्षित और ज्यादा सुरक्षित भी है। Vijay, when you talk about the security, one basic question which people still have is that we have been witnessing certain news items, certain reports that the government, if not in India and bigger countries like America as well, the government websites have been hacked. So the expertise is going on that level as well. So if we are not telling the OTP, but still people can hack these OTP passwords. Yes. I want to tell you, I'm very proud to say this here. Regulator of our country, Reserve Bank of India, has been many steps forward beyond any government or any country. In fact, in India, we now have all cards to use passwords like when you are paying. Traditionally, people have been accepting payment just by swiping and not even requiring signatures. So if you are in the United States and you are using your card, they just swipe it and give you card back. They don't need signature and the money is out. But even in USA, they are implementing what Reserve Bank has implemented in India many years back. So ladies and gentlemen, I want to tell you, remember, when US gets fraud done, India will not get fraud done. Yes, India's technology and regulators are many times ahead of what it has happened in USA. Obviously, there are other potential threats. I repeat, obviously there are other potential threats, but traditionally that system that has been going in US and that system that exists in India, Indian is superior. तो आप कह रहे हैं जो भारत में जो सिस्टम है वो अमेरिका के सिस्टम से भी ज्यादा सुरक्षित है। और अमेरिका अब चिप एंड पिन कार्ड इशू कर रहा है।
जो भारत में प्रणाली है जिसमें कि आप जब जाते हैं और आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, पिन, वो प्रणाली अब यूएस में आ रही है अब। तो चलिए अब कम से कम एक मामले में हम अमेरिका आगे से हैं। आगे हैं। अब आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल वजीर साहब का है, वो भी हमें आया है। आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं। मैं अब ये सवाल चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कोई सामान लेने गया किसी के पास, उससे सामान मैं लिया, पैसे मेरा बटुए में तो जब तो देता था मैं कि अपने बटुए में निकाल देता, मगर अब ये मोबाइल का निकाला है, मैं मोबाइल के किस जरिए से पैसे दे सकता हूँ मैं उसको? सही है। ठीक है, और मोहम्मद लाल साहब भी है, उनका भी बैक टू बैक एक सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके लिए क्या मुझे बैंक जाना पड़ेगा या उसके लिए जो डाउनलोड कराना है उसके लिए क्या पैसा देना पड़ेगा मुझे इसके लिए, प्लीज, या बैंक वाले ये फ्री में करेंगे? ठीक है विजय जी। देखिए, सभी भारतीय बैंकों ने आपके बैंक अकाउंट के साथ एक बटुआ जोड़ दिया है, उसको कहते हैं ई वॉलेट। आप एसबीआई के कस्टमर हैं, आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं, आप यूनियन बैंक के कस्टमर हैं, किसी भी बैंक का बटुआ आप ले आएं तो आपको अपना बैंक अकाउंट साथ में लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट समझिए चेकबुक है, बटुआ समझिए आपके पास जो पैसे बटुए में रहते हैं वो हैं। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ऐप स्टोर में जाइए और वहां पे अपनी बैंक का नाम टाइप करिए, आपको उनका बटुआ ऐप स्टोर में फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा। अब जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उस बैंक के खाते की डिटेल डालें और आपका बटुआ तैयार है। अब जब आप पेमेंट करेंगे उस सब्जी वाले को, जब आप पेमेंट करेंगे उस दुकानदार को, जब आप पेमेंट करेंगे किसी भी आदमी को, या तो आप बटुआ से उसके बटुए में डाल सकते हैं या फिर यूपीआई के द्वारा उसके बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। और ये सारे जो पेमेंट हैं सरकार ने 31 दिसंबर तक 0% खर्चे पे इनेबल करे हैं। इसका मतलब ना आपको पैसे देने पड़ेंगे ना दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे। और हमेशा याद रखिए, आपको कभी भी एज अ ग्राहक, आपको उपभोक्ता को कभी भी बटुआ बैंक अकाउंट यूज करने के पैसे नहीं देने पड़ते। आप एटीएम में जाते हैं तो आपके 5 और 3 ट्रांजैक्शन के बाद पैसे लगते हैं, लेकिन आप अगर ऐप यूज करते हैं, आप अगर बटुए से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कभी ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये आपके लिए किफायती भी साबित होगा लॉन्ग टर्म। तो ऐसा है कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको कहते हैं, यूपीआई कहते हैं इसको, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है। आप वहाँ लिंक नहीं है तो आप वहाँ बस एंट्री करा दीजिए और उसके बाद यूपीआई के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यूपीआई के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप डेबिट करिए, क्रेडिट करिए, वो बैंक के अंदर ही अंदर आपका ट्रांसफर बैंक से सीधे होता चला जाएगा। तो आप यूपीआई भी उपयोग कर सकते हैं, वॉलेट भी यूज कर सकते हैं, जो चाहे उपयोग करिए। और अमिताभ जी, अगर आप ये दे पाएं, क्योंकि ये बात भरोसे की है और भरोसा जो शब्द है वो इस पूरे ट्रांजैक्शन के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम जितने भी आपने 5 मोड बताए हैं डिजिटल पेमेंट के, क्या इस पे एक नागरिक के तौर पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास कैश होता है और मेरे बटुए से मैं जब भी अपने बटुए में पैसे रखता हूं, बीच बीच में ये पैसे गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहीं से भी निकल जाते हैं, कहीं गिर जाएं, कहीं कुछ हो जाए, बटुआ आपको रखना पड़ेगा। आगे चल के आपको बटुआ रखने की जरूरत ही नहीं है, ये मोबाइल ही आपका बटुआ है बस। तो आप इससे सारा पैसा ट्रांसफर करिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये भूल जाइए कि इसमें से कोई किसी चीज की चोरी होने की संभावना है। घर पे अगर आप पैसे रखते हैं तो चोर आ सकता है, वॉलेट में पैसे रख सकते हैं तो वो भी चोरी हो सकते हैं, पर जो पैसे आपके अकाउंट में हैं वो तो कहीं नहीं जा रहे ना। तो उस अकाउंट से आप सीधे मोबाइल को उपयोग करके ट्रांसफर करिए। अगर आप आगे बढ़िएगा, देखिए ये एक अकेला देश है, पूरे संसार में एक अकेला देश है हिंदुस्तान, जहां पर 1 बिलियन लोगों के पास, सबके पास एक बायोमेट्रिक है, सबके पास आधार अकाउंट है। आपके पास आधार होगा, आधार का नंबर होगा। ये एक अकेला देश है, ये एक अकेला देश है जहां पर सबके पास मोबाइल है, 1 बिलियन से ज्यादा मोबाइल है। और अभी स्मार्टफोन करीब 400 मिलियन स्मार्टफोन है हमारे देश में। तो जो क्रांति आने वाली है वो क्रांति है डिजिटल पेमेंट की, कि मोबाइल के आपका बैंक बनेगा, मोबाइल ही आपका बटुआ बनेगा। और ये देश दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है।
और ये हिंदुस्तान को अगर बदलना है तो ये मोबाइल को आपका बैंक और आपका बटुआ बनाना है। बिल्कुल। चलिए, पवन शर्मा राजस्थान से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। पवन जी, क्या आप हमारे साथ हैं? सवाल कीजिए प्लीज। जी जी, नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मेरा अकाउंट जैसे बीओपी में है, आपकी आवाज मिल रही है, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। जी, बीओपी में है और मैं मतलब पीएनबी वाले को पैसे दे रहा हूँ मेरे अकाउंट से, तो दे सकता हूँ? चलिए, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। विजय जी, देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए तो पहले से ही बहुत सारे मोबाइल टू मोबाइल, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इंटरनेट टू इंटरनेट, बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें कि जैसे अमिताभ जी ने थोड़ी देर पहले बताया, आप अपना ऐप उठाइए, अपना फ़ोन उठाइए, उस पर अपने बैंक का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जो आपने बताया कि दूसरे बैंक अकाउंट का नंबर डालिए, उस बैंक अकाउंट की डिटेल डालिए और बटन दबाइए, आपका पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप चेक इशू करते हैं तो उसमें 48 घंटे तक की क्लियरिंग लगती है। जब आप बैंकर्स चेक इशू करते हैं तो उसमें भी देरी लगती है। इसमें से पैसा आपके द्वारा निकलेगा अभी और अगले सेकंड में आपके जिनको आपको देना है उनके बैंक अकाउंट में दिख जाएगा। तो बैंक टू बैंक, वॉलेट टू वॉलेट, किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट, सब कुछ लागू है। और देखिए, इसमें ना लोकल और डिस्टेंस चेक नहीं होता। अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं और आपको बड़ौदा में पेमेंट भेजनी है तो इंस्टेंटली हो जाएगी। और आज ही एक बैंक के पूर्व सीएमडी इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा कि पहले उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे थे कि आरटीजीएस करने में मुश्किल होती थी, उनको लगता था कि बीच में कहीं पैसे फंस न जाएं और ट्रांसफर होने में रुक न जाए, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। बैंक के पास लोग भाग के आते थे कि एक उसमें डिजिट चेंज हो गया, सर हमें फिर से बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए। लेकिन मोबाइल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुद कर सकते हैं और जब हम किसी सिस्टम की मदद लेते हैं, खुद मतलब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और हम जिसको चेक कर सकते हैं, तो सिस्टम बहुत ही डू इट योरसेल्फ स्केलेबल बनता है। इसका मतलब कितने चेक और कितने लोग एक बैंक की कतार में खड़े होकर अपना चेक क्लियर करवा सकते हैं, आप खुद सोचिए। जबकि कितने लोग अपना फोन यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड इवन मोस्ट सिक्योर सिस्टम है ये। क्योंकि एक आप खुद ही करते हैं और आप ऑब्वियसली अपना काम करेंगे तो खुद भी आप ज्यादा सुरक्षित हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, ट्वीट्स के जरिए, जीमेल के जरिए और फोन कॉल के जरिए लगातार हमें सवाल मिल रहे हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। Welcome back to the special show. We have eminent personalities discussing on this less cash society and movement which we are in India. Without any delay, let's take questions which are on Gmail and Twitter. The first question on Gmail, let's have a look at that question now. And the question is, if there is one common e-wallet government app, then it is convenient for all users and vendors. Is it possible for government to make such app which can access all banks? Mr. Amitabh Kant. देखिए, UPI में हर बैंक ने अपना ऐप बना रखा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप बन जाए, बड़ा सिंपल ऐप बन जाए, वो हफ्ते 10 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। पर मैं जो बिलीव करता हूं कि हर आदमी को अपना कंपटीशन करना चाहिए, और कंपटीशन जब होगा तो उसमें इनोवेशन आएगा और जो बेस्ट होगा वही जीतेगा।
भाई वॉलेट्स तो बहुत हैं, मार्केट में भरे हुए हैं वॉलेट्स, ये सब compete कर रहे हैं, तो जो सबसे एफिशिएंट होगा वो जीतेगा। तो मैं तो वैसे कंपटीशन में बिलीव करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब मिलके compete करें तो जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। और जो जीते वो जीते, जो कंज्यूमर तो उसको ही सपोर्ट करेगा जो जीतेगा। पर ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई, वो एक ओपन सिस्टम है जिसमें बैंक के अंदर सारे बैंक्स ने मिलके बनाया है और सारे बैंक्स ने मिलके बनाया है और उसमें आपका पैसा बैंक में ही रहता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक ऐप हो जो सब लोग समझें। अभी उसमें सारे बैंक के अपने अपने ऐप हैं, हम एक ऐप के सोच रहे हैं और वो करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। तो उस ऐप से आप हर बैंक में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। But we have another question on Twitter. Let's have a look at that question. The first tweet on the show. Let's have a look at that. And the question is by Vijay Mahavar. What are the provisions in Indian law for the customers to access in case of any conflict in digital transfers? No. See, there are legal provisions under CRPC, in IPC. The digital law, actually the digital world is taken care of by existing Indian laws. You don't need to worry about that. Any theft through cybercrime, for instance, can also be handled under CRPC and IPC. All provisions of CRPC and IPC apply to issues of digital crimes as well. So you don't have to worry at all on this. You don't need specific provisions. You don't need a new law for everything. Right. The world of technology will keep changing and keep changing very fast. Right. So you don't need a law for every new thing. We should not work towards that. We should work that our existing laws take care of all these crimes. Absolutely. Sir, when we talk about this digital movement, you're talking about that. But then still few people claim that India is still not ready for this movement because of the infrastructure oriented challenges in the reach to the remote areas and everything. So do you really think these are valid arguments when these people impose? देखिए, कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना तैयार हो जैसे इंडिया तैयार है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि एक तरीका नहीं है, 5 तरीके हैं। और मैंने बताया आपको यूपीआई, यूएसएसडी, इसलिए बताया यूएसएसडी क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है तो यूएसएसडी का सिस्टम तो जीएसएम पे भी काम करता है, वहां से ट्रांसफर करिए। और फिर तीसरी चीज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो मैं विश्वास करता हूं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बहुत दौड़ेगा और बहुत ही आसान काम है, क्योंकि 99% से ज्यादा लोगों के पास आधार है। करीब 36 करोड़ बैंक अकाउंट्स में आधार नंबर सीडेड है। तो 36 करोड़ लोग हिंदुस्तान में जो सिटीज में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, वो तो तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना आधार नंबर बस याद रखें। आपको याद करना है आपका आधार नंबर, आपका अंगूठा और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए नहीं। अकाउंट नंबर नहीं चाहिए आपको कि किस बैंक में है। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिए, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगा। और फिर अमाउंट फीड करिए और डेबिट या क्रेडिट करिए और टक 1 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। तो ये सब जितनी तरक्की हिंदुस्तान ने की है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किसी और देश ने नहीं की है। और दूसरा, कोई और देश इतना प्रिपेयर्ड नहीं है डिजिटाइजेशन के लिए जितना इंडिया प्रिपेयर्ड है। तो इसलिए इसको, इन सब चीजों को पुश करिए, 5 चीजों को पुश करिए। Well, absolutely. In fact, sir, you've rightly mentioned this is what that falls under digital India. In fact, the Prime Minister Modi has also been emphasizing on this, and India is really prepared to tackle the issues related to anything on this digitalization. Mr. Sharma, Mr. Amitabh Kant was mentioning about the UPI. There is one question. Many people, certain analysts, are coming up with this analysis that UPI might, pose a real threat to the digital wallets in the coming days, because they believe that these e-wallets face challenges in terms of inoperability, insufficient infrastructure, and high transaction costs. Is it really so? Okay, let me put things in straight. First of all, UPI is a underlying layer of transferring money from one bank account to other.
and wallets are nothing but a customer interface through which UPI can also be invoked. So any payment company in the country, whether it is one built by banks or whether it is independent payment company, will inevitably use UPI, and UPI is like the internet connectivity between different servers. So consumers who are using any app today, in tomorrow or in short term, are able to use UPI to source money and send money to. So one doesn't compete with other. Actually, it is just a layer where you are treating it. It's like saying, can the TCP IP be the threat to a browser? Well, the browser is the one that is where you enter the URL and then the internet is accessed. Right, we have a phone from Nawam Hassan who has a question on telephone. Hassan ji, good evening. हाँ, मेरा जो नीति आयोग के जो सीईओ है ना, उनसे क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए हसन जी। हाँ, हेलो, बताइए हसन साहब। हाँ, मेरा नीति आयोग के जो सीईओ साहब है। हाँ, मेरा नाम अमिताभ कांत है, पूछिए। हाँ हाँ, तो अभी ये जो आपने जो बताया, ये सब नेट पे विदाउट नेट चलेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। देखिए, ऐसा है। हाँ अमिताभ जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आपके पास GSM फोन है तो आप USSD तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप USSD को डाउनलोड कीजिए, आप *99 हैश करिए, *99 के बाद वो इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप उसमें पेमेंट करिए, और उसके बारे में उसमें क्या करना है वो हम इस ब्रोशर में हमने लिख के दिया है कि क्या करना ज़रूरी है आपको, और तुरंत आप उससे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी इंटरनेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, और आपके ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि USSD आप कैसे कर सकते हैं। आप *99 हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले जीमेल की तरफ बढ़ते हैं, अगर बढ़ सकते हैं। जीमेल, ट्वीट और फ़ोन कॉल्स के जरिए लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सवाल है इंटरेक्टिव सेशन का, वो आप तक हम पहुँचे और आपके सवाल जो है वो हम तक पहुँच पाएँ। जीमेल अगला देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास, और ये जीमेल के ज़रिए मेरे ख्याल से कैशलेस इकॉनमी पर ही ये सवाल आता हुआ। क्या सरकार अपना कोई ऐप लॉन्च कर रही है जो ज़्यादा विश्वसनीय हो? इसका जवाब दे चुके हैं महेश चंद खत्री जी। अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी नीति आयोग के CEO ने कहा कि शायद 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर सरकार अपना ऐप लॉन्च कर देगी, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं। अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ट्वीट क्या है इस खास कार्यक्रम में, जो आपसे जुड़ता हुआ, सीधे हमसे जुड़ता हुआ। What measures bank can take to reduce refund period in case of wrong online payments? RL Singhatia sir. You want to take this question? You want to take the question? Okay, so typically when the money is to be refunded in a bank account, it goes through so many protocols and it has to reset and reverse the entries that it typically takes anything from 24 to 48 hours. So you can expect bank to show this money typically in a 48 hours. Sometimes because the bank systems and the integrated systems between them take time, so even if your refund has got initiated, it might take 4 or 5 days. Now your question is, what can the bank do to lessen the refund? Answer is UPI. If you take money and pay using UPI, the reverse cycle is also equally instant. So please use from your bank app the method of UPI to pay. Effectively, what you're seeing is the return path will be equally instant. So UPI is the answer. अमिताभ जी, चूंकि आपके पास वक्त नहीं है आपको जाना इस कार्यक्रम में, अगर मैं आपसे पूछ पाई, ये जो सरकार ने पैनल बनाया है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकॉनमी को लेकर के, और आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि आप 80% ट्रांजैक्शन जो है इस देश में डिजिटली करना चाहते हैं, क्या तैयारी है, कैसे हो पाएगा, आगे का रोड मैप अगर आप शेयर कर पाएँ? देखिए, एक तो हमारी कमेटी है ऑफिसर्स की, जिसमें सारे सीनियर सेक्रेटरीज हैं जो रोज मिलते हैं और जो इसको कैंपेन मोड में ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसे ये ब्रोशर निकाला, इसी तरह FM रेडियो में हमारा एक कैंपेन चल रहा है, इसी तरह हमारा कैंपेन टेलीविजन पर शुरू हो गया है, और बहुत जोरों से डिजिटल पेमेंट के क्या क्या तरीके हैं उसको हम लोगों को सिखा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल आर्मी बनाए, क्योंकि ये इश्यू जो है पेमेंट का, ये केवल टेक्नोलॉजी का इश्यू नहीं है, ये दिमाग को बदलने का इश्यू है। बिल्कुल।
ये बहुत आसान चीज है करना, पर इसको लिए दिमाग बदलना है। और दिमाग बदलने के लिए डिजिटल आर्मी, स्कूल के बच्चों की, टीचर्स की, हमारे जो सर्विस सेंटर्स हैं उनके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के वर्कर्स हैं, इन सबको मिला के हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंटेंसिव कैंपेन करे अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको हम पॉपुलराइज करें और इसको तालुक और पंचायत लेवल तक ले जाएं और बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट खड़ा करें इसके लिए। तो ये एक लक्ष्य है। इसके अलावा एक चीफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी है जो हमारे नीति आयोग के जो चेयरमैन है प्रधानमंत्री जी उन्होंने बनाई है, और उसके कन्वीनर हैं चंद्रबाबू नायडू जी जो ड्राइव करेंगे, और उसमें कई एक्सपर्ट्स भी हैं, पर कई चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ये 5 लोगों की कमेटी, नीति आयोग चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है, भारत सरकार ने बनाई है, और वो डिजिटल मूवमेंट को एक कैसे पॉलिटिकली ड्राइव करना है और क्या क्या चीजें करनी है उसके लिए वो लोग एक नया शेप देंगे। तो 2 तरीके से, एक तो ऑफिशियल लेवल पर कैसे इसको आगे ले जाना है और पॉलिटिकल लेवल पर उसको कैसे एक मास मूवमेंट की तरह जैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों चीज हमारा लक्ष्य है। तो बताओ जी, डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य है, जो समय सीमा के लिहाज से, वो है 30 दिसंबर। डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया के लिहाज से आप किस तरह से, किस टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं और कब तक हम जो कॉन्क्रीट हम जो आउटकम्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आज हम लोग की दिन में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ सारे बैंक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ एक इंटरेक्शन हुआ था, और उनकी फिगर्स लें तो बहुत जोरों से हिंदुस्तान बदल रहा है डिजिटाइजेशन की तरफ से, क्योंकि वो बता रहे थे कि डेबिट कार्ड्स का ट्रांजैक्शन, वो बता रहे थे कि एप्स का डाउनलोड, वो बता रहे थे कि ये यूपीआई पे मूवमेंट, क्योंकि वो तो डेली ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जोरों से करीब 100% की ग्रोथ हो रही है डेली। तो इसलिए अगले 1.5 महीने के अंदर हम लोग को ऐसा मोमेंटम बना देना है कि मोबाइल फोन ही बैंक रहे और मोबाइल फोन ही बटवा रहे। ये एक ऐसा मास मूवमेंट एक देश में एक ऐसा स्लोगन बना देना है कि लोग कैश को भूल जाएं और केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। कुछ छोटा ट्रांजैक्शन होगा, मेरे विचार से 15-20%, 20 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। पर अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो लीकेजेस बहुत होंगी, लोग टैक्स नहीं देंगे, और अगर देश में अगर हम चाहते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और अगर देश 9-10% की पर इसकी ग्रोथ हो अगले 30 वर्षों तक, तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म पेन सहना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे इससे। तो लोग कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में सफ़र कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शॉर्ट टर्म जो आपका पेन है वो लॉन्ग टर्म इंडिया बनाने के लिए है, और इंडिया अगर बनाना है तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पेन सहना पड़ेगा, और तभी ये एक नया हिंदुस्तान जो कि बड़ी जोरों से तरक्की करे और प्रगति के रास्ते पर अगले 30 वर्षों के लिए आगे बढ़े और इस देश में एक डिजिटल पेमेंट की क्रांति आए, उसके लिए थोड़ा बहुत पेन सहना पड़ेगा। कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि जो भारत है वो टेक ऑफ मोड में जा चुका है अगर डिजिटल क्रांति की बात कर। विजय, आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को, जिनको दुनिया थर्ड वर्ल्ड मानती है, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लीपफ्रॉग कर जाएं कैश से मोबाइल पे और बन जाएं फर्स्ट वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया तो पर्पज़ उसके चाहे कैश में से ब्लैक मनी निकालने के रहे होंगे, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने इस देश को, डिजिटल इंडिया को जो पुश दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो जी, मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग जुड़ जाएं तो देश एक दुनिया में एक लीपफ्रॉग होके डेवलप्ड कंट्री की तरफ आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ और सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी,
दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9th को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो वो खुद की भी नहीं सुनती। कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। न लगाऊं सम्मान दांव पर, न चढ़ाऊं खाते भाव पर। मेरा खाता मेरा ही है। काले धन के खिलाफ है ये जंग। मैं हूं अपने देश के संग, क्योंकि ये देश मेरा ही है। काला धन छुपाने में मुझे भागीदार न बनाएं। थोड़े रुपयों की खातिर अपने बैंक खाते में दूसरों का पैसा जमा न कराएं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद हो सकती है और गैर कानूनी तरीके से जमा की गई राशि को जब्त किया जा सकता है। काले धन के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। Welcome back to the special show. We have a tweet. Let's, without any delay, go to that tweet and have a look at what the tweeter has to say. So this is by Prince Chabra. The question is, can we pay companies through USSD or only through e-wallet? Do companies have any provision for that? So if you want to answer that on USSD and e-wallets? No, you can pay companies through UPI. You can pay companies through USSD. You can pay companies through debit credit cards. You can pay companies through Aadhaar enabled payment system. You can pay companies through wallets. All modes of payment are available to you. You are the king. You decide what you want. All choices are available to you. And I would like to add, the money goes to the destination bank account. So the person who is receiving money does not have to configure anything. These are all sender side. So you can send using any system. Finally, the money reaches in the e-wallet case to the e-wallet, but every other case to the bank account. Right, let's have a look at another Twitterati who is tweeting a question to us on the special show. Let's have a look at that question too. And the question is, do you think going cashless will impact traditional banking systems? What will be the future of the bank, Mr. Vijay Sharma? Look, this cannot be there cannot be a better opportunity for banks to do what they want to do, which is contribute to the growth of this country by taking the money in a digital format and every transaction doing digital. If you know, the biggest cost for a bank is to manage cash and manage branch and manage this cash disbursement and collection center. As far as every other cost is concerned, if it becomes digital, it is so low cost. I'm sure, as you know, Aadhaar linked KYC for every bank has reduced cost to 1/10 of what it used to be. Digital payments mean the bank does not have to incrementally spend any money. If you go to a bank, take 2,000 rupee and then you go out and spend, bank has to organize your collection system and give you 2,000 currency note. But if you just do the mobile app or internet transaction or using the mobile transaction for 2,000 rupees, bank did not have to put any other incremental infrastructure. And banks can be pervasive everywhere in this country, from Kashmir to Kanyakumari, everywhere. So banks will become superior, stronger, and country will become superior and stronger if we go digital. That is what it is. ऐसा है कि पिछले 45 वर्षों में
हमने 12 बैंक लाइसेंसेस दिए और पिछले एक वर्ष में हमने 21 बैंक लाइसेंसेस, पेमेंट बैंक लाइसेंसेस दिए। स्मॉल बैंक पे तो पेमेंट बैंक लाइसेंसेस मतलब अब जैसे एयरटेल ने अभी अपने पेमेंट बैंक लाइसेंस राजस्थान में शुरू कर दिए और बहुत पिछले 2 दिनों में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वो मोबाइल के थ्रू करते हैं। इसी तरह ये पेटीएम भी करेंगे अपना पेमेंट बैंक और कई पेमेंट बैंक लाइसेंस आएंगे और हमारा जो लक्ष्य है कि ये सारे जो नए बैंक्स होंगे ये टेक्नोलॉजी पर यूज करेंगे और टेक्नोलॉजी से लीप फ्रॉग करेंगे और ये देखिएगा कि ये एक नई क्रांति देश में लाएंगे। और क्या ये बैंकिंग को अफोर्डेबल बनाएगा, एक्सेसिबल बनाएगा, और ज्यादा सस्ता बनाएगा? 100%। देखिए, जब बैंक की कॉस्ट आप कम करेंगे तो बैंक इन ट्रांजैक्शनों में उल्टा आपको तो कम कॉस्ट में बैंकिंग देगा, तो बैंक की कॉस्ट कम होगी, आपको ट्रांजैक्शन ज्यादा मिलेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जिसका रोना हम सभी लोग रोते हैं वो भी कम हो जाएंगी आने वाले दिनों में और डीमोनेटाइजेशन का जो फायदा है वो कम ब्याज दरों के रूप में जरूर आने वाले दिनों में मिलेगा क्योंकि बैंकिंग और ज्यादा एफिशिएंट होने जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर ट्वीट और जीमेल के जरिए हमारे पास हैं, इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। चलिए खान साहब, अगर हम वापस उसी पे आते हैं क्योंकि अभी सभी लोग इस पे जानना चाह रहे हैं कि आप डिजिटली कैसे आगे बढ़े हैं, क्योंकि अभी भी अनाउंसमेंट हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। अभी जो आपने कहा कि पॉलिटिकली और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में आप एक साथ आगे बढ़ते हैं और इंडिया फर्स्ट जो नीति आयोग का एक तरह से स्लोगन है, सेंट्रल पॉइंट है, इस चीज़ को कैसे आप कन्विंस करेंगे? क्योंकि कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स अभी भी इस चीज़ को लेकर के सड़कों पे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ खामियां रही हैं। नहीं, देखिए, मैं जब सेक्रेटरी DIPP था तो हमने कंपटीशन किया था स्टेट्स के बीच में और इस साल फिर कॉम्पीट किया, कुछ नंबर 1 आया, कोई नंबर 2 आया। जो पिछले साल नंबर 1 था वो हार गया इस बार। मेरा विचार है कि वही स्टेट्स तरक्की करेंगे, वही स्टेट्स प्रोग्रेस करेंगे, वही स्टेट्स आगे जाएंगे जो डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। और जो डिजिटली आगे नहीं बढ़ेंगे, जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये कंपटीशन है एफिशिएंसी का, ये कंपटीशन है टेक्नोलॉजी का, ये कंपटीशन है ग्रोथ का, ये कंपटीशन है प्रोग्रेस का। आप इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ये 24 यूरोपियन कंट्रीज से बड़ी है, सब स्टेट्स कंपीट करें आपस में और जो डिजिटली सबसे एडवांस्ड होगा वो सबसे आगे जाएगा। और वो अगर हमें तो इस देश में 15 चैंपियन स्टेट्स प्रोड्यूस करने हैं, अगर 15 चैंपियन स्टेट्स डिजिटल चैंपियन स्टेट्स बन गए तो देश 10% की ग्रोथ करेगा। 100%. Right, so we're running out of time, so let's have a look at some questions on Twitter. Back to back, we'll take 2 tweets. Let's have a look at them. The first question on Twitter at this moment is how government planned it to develop in rural area. It is also a possibility to increase cybercrime. How it will be tackled by GK Jha. This is first question. Vijay will answer this. And also the another question on Twitter. Let's have a look at that too. What is the current status of POS terminal penetration in India? How poor shop vendors can afford these machines? Ashutosh, Mr. Vijay, you would like to answer both the questions. Well, I think first of all about cybercrime and the element of how we are expanding digital in poor places. So let's remember this, that India is a country where we have people who are becoming digital native as we speak, and we are also converting them into a cashless capabilities, the digital payment capabilities there. So the system of this country is definitely geared today. There is an IT law, there is a privacy law, and then there is a system by which you can have a consumer's law, consumer court law, which means if there is any problem that you have, you can definitely go to those systems and take care of it. So I do not believe that our country will need any incremental laws or systems to tackle the issues that may arise due to digital transactions out there. Talking about POS systems, today India has about 15 lakh POS system, and for the record India has about 2.5 lakh ATM machines. So you can imagine India is running on 2.5 lakh ATM machines and 15 lakh POS systems, and companies with payments wallets and e-wallet companies are enabling many more people with the POS systems. So there are even systems with which you can pay, again
wallet is there, UPI is there, and then POS machines are there. Government had just done, I'm sure you know this, excise duty removal till 31st of March, and there is an initiative that various banks, if I read the media reports correctly, are attempting to add 1 extra million POS machines ASAP. तो मेरे पास एक ट्वीट आया है कि दूरदर्शन ये स्टेप बाय स्टेप के क्लासेस ले, और जब भी दूरदर्शन समय देगा नीति आयोग के ऑफिशियल्स यहाँ आएंगे और ये 5 मेथडोलॉजी पर अपना स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रांजैक्शंस करके आपको दिखाएंगे, और तभी और उनके साथ साथ आप भी ट्रांजैक्शन करिए, आप भी उनको फॉलो करिए। तो कल ये किसी भी समय दूरदर्शन जो देगा, मैं अपने ऑफिसर्स को यहाँ भेजूंगा जो अपने मोबाइल से ये सब ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल सर, इस चीज़ को हम जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए आपका, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।